अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ममता तिवारी जी से। और ममता तिवारी जी से अभी तक उनके बचपन के बारे में हमने बात की, और अब इस एपिसोड में हम बात करेंगे उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में। तो ममता जी, आपने जैसा कि अभी बताया कि कॉलेज लाइफ में सबके पास फूल होते हैं और किताबों में फूल रखे जाते हैं, तो ऐसा कोई फूल जो आपने अपनी ज़िंदगी की किताब में रखा हो और वो आज तक आपकी ज़िंदगी में किसी कविता के रूप में महक रहा हो, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप वो कविता सुनाएं। हाँ जी, बिल्कुल। मैं इस बारे में बात पर देखिए, उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था, ना हम इन बातों को डिस्क्लोज़ करते थे, पर हम महसूस करते थे इस बात को। जैसे मैंने एमएससी केमिस्ट्री में किया है, तो हम लोग सबको एक-एक लॉकर मिलता था। मैं रोज़ जाती थी, अपना लॉकर खोलती थी, तो उसमें से छोटे-छोटे, कटे-कटे ढेर सारे सफ़ेद कागज़ गिरते थे। रोज़ जाती, सब लोगों ने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया, और धीरे-धीरे मैंने देखा कि मैंने उस चेहरे को देखा जो ब्लश करने लग गया था, मतलब गुलाबी हो जाता था सब, क्योंकि मतलब एमएससी में उस समय बहुत कम लोग होते थे ना बल्कि साहब। उस समय मतलब हम लोग शायद 12-15 लोगों का ग्रुप था जो एमएससी कर रहा था, तो समझ में तो मुझे आ ही गया था। पर देखिए, हमारे ज़माने में जो बात होती थी वो आज नहीं होती। आज तो बिल्कुल फ्रैंक है सब। तो मैंने उस ज़माने में जो कविता लिखी वो इस तरीके से थी, मतलब आज उसको लिखी इस ज़बान में, और सोचा तब था कि झुकी झुकी नज़रों से पुस्तकों को सीने से लगाए, धक धक करते दिल को संभाले, नज़रें झुकाए, लैब में चोर नज़रों से घुसते कि आज तो दीदार हो जाए। पर मदहोशी का आलम तो देखें कि नज़रें मिलें तो बेहोश हो जाएं। ईमेल पर खुलेआम ख़त की बात नहीं है ये, वो मोहब्बत का छोटा सा अफसाना, वो मोहब्बत का छोटा सा अफसाना, कागज़ की कई तहों में लगा सीने में छुपाए, खामोश ख्याल से ही उनके जो चेहरा लाल हो जाए, छुप छुप कर पढ़ते राशिफल कि आज तो मुलाकात हो जाए। क्या बात। होठों को सिए घूमते चुपचाप कि भूल से तेरा नाम लबों पे ना आ जाए। ऐसी थी वो मोहब्बतें जहाँ बिना उन्हें देखे कई सदियाँ गुजर जाएं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी होती है। जैसे मेरा एक वो शेर है ना कि ज़िंदगी जी भर के पिया तुझे, ज़िंदगी जी भर के पिया तुझे, पर अभी भी कुछ ऐसे कुएं हैं जो तूने हमसे छुपा रखे। तो ये ऐसे छोटे छोटे कुएं जो थे वो थे, और ये ज़िंदगी की बातें होती रहती थी, चलती रहती थी, पर ये पूरी ज़िंदगी नहीं थी। मुझे मालूम था, घर के संस्कार ऐसे थे कि मुझे मालूम था कि ये मेरे को अभी, ये मेरी लाइफ का इम्पॉर्टेंट फेज़ नहीं है कि मैं मोहब्बत की तरफ बढ़ूँ। जैसे कि मेरी क्लास की कई लड़कियां बढ़ गईं, शादी कर ली, पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। पढ़ाई का हमारे यहाँ बहुत महत्व था, तो मैं फिर से पढ़ाई में जुट गई। और मैंने एमएससी करने के बाद पीएससी आईएएस की तैयारी के लिए मैं गोंदिया महाराष्ट्र चली गई अपनी मौसी के यहाँ, और फिर वहाँ पर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। आईएएस की कोचिंग वगैरह ये सब कर रही थी ताकि मुझे डिस्टर्बेंस नहीं हो। लेकिन उसी समय तब वहाँ प्रफुल्ल पटेल जी जब पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, तो उनके 18 कॉलेज चलते थे महाराष्ट्र में। उनको अचानक अपने गर्ल्स कॉलेज के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने के लिए लेक्चर की ज़रूरत महसूस हुई। तो मेरे मौसा जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो मैं 2 महीने के लिए पढ़ाने गई, और मैं 2 साल तक फंस गई, और मुझे फिर मजबूरी में यूपीएससी में केमिस्ट्री लेना पड़ा। और इस तरह से मेरा यहाँ तक का सफ़र जो था ये इस तरीके से बीता कि मैं कंपटीशन देने लगी, और मुझे बहुत तमन्ना थी, मेरी झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी शादी की कोई इच्छा नहीं थी, पर मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाऊँ, और कॉलेज में पढ़ाने ही लग गई थी, तैयारी चल रही थी। तो अभी जो आपने कॉलेज लाइफ की बात की, उसमें
कॉलेज लाइफ का कोई किस्सा, कोई बात, कोई याद हो आपको, कोई दिलचस्प घटना? देखिए, मैं आपको आश्चर्य होगा ये बात जानकर, और मेरे व्यूअर्स को भी, जो आज मैं इतनी बिंदास होकर यूट्यूब, इंस्टा पे बोलती हूँ, कार्यक्रमों में बात करती हूँ। मैं कभी स्टेज पे तक नहीं चढ़ी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। मेरा दिल उछल के बिल्कुल कानों में आ जाता था और मुझे बहुत डर लगता था कि मैं ये सब नहीं कर सकती। लेकिन मैं उसमें एक चीज़ ज़रूर आपसे कहना चाहती हूँ कि कहीं मुझे लगता था कोई स्पार्क है मेरे अंदर जो मुझे इस चीज़ के लिए उकसाता है। तो जहाँ मैं अन्याय होते देखती थी तो वहाँ मैं एकदम खुल के, मैंने जीवन में पहली बार किसी प्रोटेस्ट में भाग लिया क्योंकि वो चीज़ मुझे टच कर गई थी। वो जो हुआ था एक आरक्षण के खिलाफ, जो बहुत अर्जुन सिंह के समय, तो वीपी सिंह के हाँ जी, शायद मुझे याद नहीं है। प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। हाँ जी, हाँ, तो अर्जुन सिंह शायद सीएम थे अपने मध्य प्रदेश के, ऐसा कुछ हाँ, था। अर्जुन सिंह। हाँ, तो हम लोगों ने, कॉलेज हमारा 10 किलोमीटर दूर था, तो एक प्रोटेस्ट निकाला। हम सबसे पीछे चल रहे थे, हम तो बोल भी नहीं पाते थे, कोई हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मुझे इतना बुरा लग रहा था कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद ये सिला। मैंने ज़ोर ज़ोर से नारे लगाना शुरू कर दिया, मैं जोश में आ गई, बोलना शुरू कर दिया। मेरे पास माइक आया, मैं चलती चली गई। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मुझे लगा कि मुझे गलत बातों के विरुद्ध आवाज़ उठानी है। मुझे केवल मोहब्बत की नज़में नहीं लिखनी थी। अब मुझे लगा कि मुझे जो करंट अफेयर्स इश्यूज़ होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन पे भी लिखना चाहिए और बात करनी चाहिए। जी। तो ऐसा कुछ लिखा आपने क्या, जो करंट अफेयर्स हैं या कोई ज़िंदगी से जुड़े कुछ मुद्दे हैं जो? हाँ, कोई कविता है ऐसी? हाँ, ऐसी कविता है। मैं इस बारे में, बद्रवासी साहब, आप उस पीड़ा को नहीं समझते, स्त्रियों की शायद नहीं समझते होंगे, पर चूँकि आप शायर हैं तो मेरी बात समझेंगे। जैसे मैंने शादी के बाद एक कंप्यूटर सेंटर चलाया था जहाँ मैं काउंसलिंग भी करती थी। काउंसलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि डिग्री हो, पर डिग्री वालों को मैं सलाम करती हूँ, लेकिन उसमें मेरे अनुभव काम आए। तो एक स्त्री सिर्फ इसलिए रोती हुई कैंसर पीड़ित आई कि उसके पति ने, उसके ससुराल वालों ने उसे छोड़ दिया कि वो बदसूरत हो जाएगी, क्योंकि वो फीमेल पार्ट थे, तो उसकी वजह से उसे घर से निकाल दिया गया। तो मैंने उसकी तरफ से ये नज़्म लिखी थी कि क्या तुम सचमुच जानते हो स्पर्श की भाषा? क्या तुम सचमुच कर पाते हो मेरे अंगों में, महसूस कर पाते हो मेरे अंगों में स्पंदन? कल जो एहसास तुम्हें गरमाते थे वही आज मुझे कितना रुलाते हैं। मैंने रखा मन सदा तन से ऊपर, तुमने दी मेरी देह को तवज्जो। मैंने सजाया संवारा इस देह को तुम्हारे लिए, वो मेरा प्यार था, शायद तुम्हारी चाहत। मैं देख रही हूँ इस सुंदर देह को कुरूपता में बदलते, साथ ही देख रही हूँ बदलते तेवर तुम्हारे मेरे प्रति। जो रोग मार रहा है पल पल, उससे पहले मैं मरती हूँ तुम्हारी आँखों की भी तृष्णा से। बहुत गहराई वाली कविता है, और जाहिर है कि ये जो आपने जो बात कही कि शायद स्त्री की पीड़ा को एक महिला की, जो उसके जो जज्बात हैं, जो भावनाएं हैं, वो एक महिला ही बेहतर तरीके से समझ सकती है। बहुत अच्छा आपने इसमें उसका जो है पूरा चित्रण किया है। और चलिए यहाँ से थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि ये लाइफ, आपकी जो कॉलेज लाइफ के बारे में हमने अभी तक बात की, और इस बीच में कहीं कहीं शादी का जिक्र भी आया कि आप उस वक्त शादी से ज़्यादा करियर पर ध्यान देना चाहती थी, कुछ और बनना चाहती थी, लेकिन शादी जाहिर है कि ज़िंदगी का एक अहम पड़ाव है। तो हम शादी के बारे में आपसे अगले एपिसोड में बात करेंगे। दोस्तों, ममता जी बचपन से हमने शुरुआत की और कॉलेज लाइफ तक पहुँचे, और उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो बातें और जो जज्बात हैं, उनके दिल में जो कुछ भी बातें थी कॉलेज तक आते आते, वो हमने अभी तक सुनी है। और अब उसके बाद जो अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तो उसमें ममता जी की जो शादी हुई और उसके बाद का जो जीवन है, उस पर हम बात करेंगे।